हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्डिंग और उसके ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे, जिसमें दो प्रकार के हो रहे थे, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। कैसे कैरेक्टराइज करेंगे इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को, इसके बारे में जो है हमने देखा था पिछले क्लास में। और उसमें से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। एक एग्जांपल जो है उसमें कर लिए थे हम लोग, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो अभी देखते हैं। तो जैसे एक कॉम्प्लेक्स है ऐसा VnH3 का होल 6 पर 3+, दिस वन। जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार इट इज ए paramagnetic complex ion having two unpaired electrons। मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्वेशन के अनुसार यह जो है एक पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका संख्या कितना है, 2। अब यदि हम लोग बात करें इसमें सेंट्रल मेटल आयन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो कुछ ऐसा होना है। इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन जो है यहाँ होना है V++। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, कन्फिग्रेशन लिखोगे आप आर्गन 3d3 4s2। वही वैनेडियम ट्रिपल+ के लिए यदि लिखोगे तो आर्गन 3d2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगा और ये हो जाएगा 4s0। तो यह जो है वैनेडियम आयन मतलब V++ का हुआ। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ V++ इन द ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट। तो बचेगा 3d2 4s0 और आगे 4p, 1 2 3 4 5, ये 4s और ये हुआ 4p। तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के सारे ऑर्बिटल्स जो है वैकेंट हैं। वैनेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट होने चाहिए इसके वैलेंस सेल में, जो बिल्कुल है, दिख रहा है हम लोग को 7 ऑर्बिटल्स वैकेंट है। और पिछला क्लास में जब हम लोग इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें बतलाए थे हम कि D0 से लेकर के D3 तक हमेशा इनर ऑर्बिटल होगा, चाहे लिगैंड कैसा भी हो। इनर ऑर्बिटल होगा मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3। उसके लिए इनर सेल का 2 d ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 खाली है, चलेगा, sp सब खाली है। तो अब जब आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ V++ इन द दिस कॉम्प्लेक्स VnH3 का होल 6 पे ट्रिपल+। तो अब यहाँ देखोगे तो 1 और 1 2, बाकी जो जैसे है वैसे ही लिखो, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग वगैरह होने का ये नहीं है। अब डायरेक्ट 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिगैंड हैं, तो ये सारे देंगे अपना इलेक्ट्रॉन, NH3 NH3 NH3, यहाँ भी NH3 NH3 और यहाँ भी NH3। हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या हो जाएगा, D2sp3। मतलब यह जो ऑर्बिटल है वो खाली रह जाएगा, इसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बता रहा था मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट, वह 2 अनपेयर्ड हम लोग को दिख रहा है। एक ऑर्बिटल जो है यहाँ वैकेंट रह जाएगा, खाली रह जाएगा। और इस हिसाब से जब आप शेप बनाओगे इस मॉलिक्यूल के लिए या इस आयन के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना है ऐसा, NH3 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 NH3
ऑक्टाहेड्रल। तो दो एग्जाम्पल्स जो है हम लोग कंसिडर किए। एक एग्जाम्पल जो पिछला क्लास में देखे तो उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो था Cn- वह इलेक्ट्रॉन को पेयरअप कर रहा था। यहाँ NH3 एक मॉडरेट लिगेंड है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी वीक, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग वगैरह का तो कोई बात ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑर्बिटल्स जो है ऑलरेडी पहले से वैकेंट है। इस कन्फिग्रेशन के लिए हम लोग देख चुके हैं कि हमेशा इनर ऑर्बिटल ही होना है। एक दो कॉम्प्लेक्स और भी देख लेते हैं इस कैटेगरी में हम लोग। तो एक एग्जाम्पल और इस इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो CO NO2 का होल 6 पर 4 माइनस, यह एक कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट बोलता है कि इट इज ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन having one unpaired इलेक्ट्रॉन, कि यह एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? एक। सो व्हाट इज CMI? CMI CO2+, -4 चार्ज है ना, NO2 पे एक माइनस होता है, नाइट्राइट आयन है, तो 6 माइनस, उधर 4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यहाँ से कोबाल्ट का तो आएगा +2। कोबाल्ट 27 कन्फिग्रेशन आप लिखोगे आर्गन 3d7 4s2, और यदि इस पे 2 प्लस चार्ज है तो आसानी से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे, 3d7 बचेगा, 4s हो जाना है 0। नाउ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CO2+ इन द ग्राउंड स्टेट। तो इसके अनुसार ये 3d7 4s 4p आगे बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 4s 4p ऐसा। अब यहाँ से हम लोग को जो ध्यान देना है वो समझोगे। सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज है वह बहुत हाई चार्ज नहीं है। कोबाल्ट पे +2 चार्ज स्मॉल हुआ, कोबाल्ट पे जनरली +3 चार्ज होता है, 2+ है मतलब लो चार्ज है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ बात करें इस लिगैंड की NO2-, सो दिस लिगैंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और यदि वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है मतलब ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा। और यदि यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए जो है ये D के 2 ऑर्बिटल्स बिल्कुल वैकेंट होने चाहिए, बिल्कुल खाली होने चाहिए। खाली हैं नहीं, लेकिन खाली आप कर सकते हो, लेकिन खाली करोगे भी तो कैसे करोगे ज़रा देखो तो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयर करेगा, तो पेयरिंग आप कितना का करवाओगे? एक का ही करवाओगे ना, इसको यहाँ कर दोगे। इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है। मतलब यदि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CO2+ इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन CO NO2 का होल 6 पर 4 माइनस, इस पर लिखा जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये 1 2 3 4 5 यहाँ 6, एक इलेक्ट्रॉन ही बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग के बावजूद भी 2 ऑर्बिटल्स अभी खाली नहीं हो पाया है। तो अब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा बात है कि यह इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? हम लोग को यह ऑर्बिटल भी खाली चाहिए ना। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, मतलब D के 2 ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए, D के 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट होने चाहिए, लेकिन नहीं है, तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो यह एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन ही है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट बोल रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो फिर बात है कि यहाँ D ऑर्बिटल नहीं खाली हो पाएगा।
अच्छा, आप इसको sp3d2 भी नहीं बना सकते हो आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि यह इनर ऑर्बिटल ही है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो यह d ऑर्बिटल किसी ना किसी रूप में खाली करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली खाली करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है कि 4p के बाद जो अगला इसमें सेल है 5s, उसका ऑर्बिटल है खाली, तो यह जो एक इलेक्ट्रॉन है इसी 5s में प्रमोट हो जाता है। मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ना रह करके आ जाएगा यहाँ, और अब जो है ऑर्बिटल्स खाली हो गए। अब जो है यह लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सब में, नाइट्राइट आया। तो यही इसमें एक नया बात था। NO2 माइनस, यहाँ भी NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी देखोगे तो D2sp3। तो यह एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह जो कॉम्प्लेक्स है पारामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड है। तो बेसिकली जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वह जनरली d ऑर्बिटल में होता है। लेकिन यह जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है वह कोई d में नहीं है, बल्कि वह कहाँ है, 5s ऑर्बिटल में है। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि यह कॉम्प्लेक्स में जो एक मात्र अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह 5s ऑर्बिटल में है, ना कि 3d ऑर्बिटल में है। ध्यान रखोगे इस बात को। अब यहाँ से एक बात आप पूछ सकते हो कि सर 5s क्यों, 4p के बाद 4d था, 4d के बाद 4f था, तो 5s में ही क्यों जाएगा? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है ऐसा कि एनर्जी यदि आप देखोगे ना तो 4d और 4f ये दोनों का एनर्जी 5s से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ऑपो प्रिंसिपल। n+l रूल जो पढ़े हैं, तो n+l इसका निकालोगे तो आएगा 5, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 7। तो ये तीनों ऑर्बिटल में 4d, 4f और 5s, ये तीनों में एनर्जी कम किसका हुआ, 5s का। तो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होगा वह इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन को यदि आप 4d और 4f में भरोगे तो हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा आसानी से, और लूज हो जाएगा तो फिर यह कॉम्प्लेक्स पारामैग्नेटिक कैसे रह पाएगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो रखना है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस में प्रमोट करेंगे, 5s में प्रमोट करेंगे, क्योंकि 5s का एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन वहाँ स्टेबल है, तो कॉम्प्लेक्स जो पारामैग्नेटिक बिहेवियर का है वह पारामैग्नेटिक रह पाएगा इस आधार पे। अब शेप में तो कुछ रखा नहीं है, बस ऑक्टाहेड्रल शेप जो होना है वही होगा, CO NO2 माइनस, यहाँ भी NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस, यहाँ भी NO2 माइनस, और यहाँ भी कोबाल्ट पे 2 प्लस, ओवरऑल हो जाएगा 4 माइनस, ऑक्टाहेड्रल। ऐसा तो यह एक एक्सेप्शनली थोड़ा अलग कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसके बारे में जो है बतलाया गया। ऐसे और कई एग्जाम्पल्स जो है दिए हुए हैं नोट्स में, आप देखोगे उन एग्जाम्पल्स को, और सारे एग्जाम्पल्स को जो है आप अपने से बनाने का प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। उससे होगा क्या कि बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वह जो है क्लियर होते जाएगा, बॉन्डिंग का कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करें आउटर ऑर्बिटल। ये सारे इनर ऑर्बिटल थे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। अब कुछ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कैसे पहचानेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स को? तो सबसे पहला तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन वह होगा sp3d2। उसके बाद लिगैंड्स जो है जेनरली वीक होंगे यदि 3d ट्रांजिशन मेटल आयन है, और इसमें से भी कन्फिग्रेशन जो बताए थे कि यदि D8, D9 और D10 कन्फिग्रेशन है तो इस केस में कॉम्प्लेक्स हमेशा आउटर ऑर्बिटल होगा।
लिगैंड से वहाँ कोई मतलब नहीं होना है, कभी भी नहीं। सेंट्रल मेटल आयन पे जो चार्ज होगा वह जनरली कम होगा, स्मॉलर चार्ज होगा, कम पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखा जाए इस कैटेगरी में, COF6 पे ट्रिपल माइनस, इसकी बात करें हम लोग तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वह बतलाता है कि यह एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है। इट इज ए पैरामैग्नेटिक complex ion having 4 unpaired electrons। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे हैं? बॉन्डिंग से हम लोग देखते हैं इस बात को। सेंट्रल मेटल आयन इसमें हो जाएगा कोबाल्ट ट्रिपल प्लस। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, कन्फिग्रेशन लिखोगे आप आर्गन 3d7 4s2। अब जब इसी पे 3 प्लस आ जाएगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो आर्गन 3d6 4s 4p, आगे सब ऐसे ही रह जाना है। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कोबाल्ट ट्रिपल प्लस इन द ग्राउंड स्टेट, तो वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं केवल, तो 3d6 4s 4p, तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 1 6, 4s 4p। आगे 4d भी होना है, 4d के ऐसे 5 ऑर्बिटल्स खाली होंगे। देखो आउटर ऑर्बिटल है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, मतलब अंदर का d ऑर्बिटल खाली नहीं चाहिए। साथ ही साथ यहाँ बोल रहा है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 दिख रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि 4 हैं, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। तो अब जो लिगैंड्स हैं, ऑब्वियसली ये लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन देंगे इन सारे ऑर्बिटल्स में, मतलब यही चीज़ को यदि आप लिखोगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए COF6 पर ट्रिपल माइनस के लिए, तो ऐसे ही चलेगा, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन आते जाएगा लिगैंड का F माइनस सब में ऐसे F माइनस। 6 फ्लोराइड आयन जो है एज मोनोडेंटेड लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ऐसा, और ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा। शेप बनाओगे तो ऑक्टाहेड्रल है, 6 फ्लोराइड आयन ऑक्टाहेड्रल मैनर में रहेंगे ऐसा, F माइनस ऑक्टाहेड्रल दिस इज। तो यह इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सेंट्रल मेटल आयन को देखो, लिगैंड्स के नेचर को पहचानो, और फिर जो है नॉर्मल VBT का जो पॉस्टुलेट है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी के अनुसार फिर इसका शेप बन जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स देखेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल के लिए, FeH2O का होल 5NO ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स 2+ ऐसा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्वेशन बोलता है कि यह एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है। इट इज ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बचेंगे ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझोगे ज़रा। सबसे पहले हम लोग बात करें सेंट्रल मेटल आयन की, तो सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ Fe+। यहाँ जो NO है, हेयर NO इज NO+, नॉट NO, नाइट्रोसिल नहीं है,
यह क्या है, नाइट्रोसोनियम है और यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो यदि नाइट्रोजन का यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर लोगे तो आयरन का निकालोगे तो आ जाएगा यहाँ से +1। आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी रेयर है। इवन ऐसा भी बोल सकते हो कि आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मात्र इसी कॉम्प्लेक्स आयन में, ओनली दिस वन। नहीं तो आयरन कभी +1 नहीं शो करता है, वह +2 या +3 शो करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि आयरन का एक वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताओ जिसमें यह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिवेट करता है। तो इस कैटेगरी में दिस वन इज द ओनली कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इन विच आयरन एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा इसको आगे हम लोग लेकर के चलें तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो आर्गन 3d6 4s2। यही आयरन पे यदि एक प्लस चार्ज आ जाए तो लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो क्या बचेगा, आर्गन 3d6 4s1 बचेगा। ऐसा अब इसमें से बात करें हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe+ इन द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ बच रहा है 3d6, यहाँ बच रहा है 4s1। 1 2 3 4 5 और 1 6। ये हुआ 4s में एक इलेक्ट्रॉन, आगे 4p। ऐसा अब चूँकि यह एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी जो हम लोग लिख रहे हैं उसमें से देखोगे तो 1 2 3 4 और एक 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 5। साथ ही साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का तो गुंजाइश एकदम नहीं है, क्योंकि s का ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट नहीं है। तो अब यहाँ से क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड्स हैं ना वे 2 प्रकार के हैं। एक तो ये नाइट्रोसोनियम है और दूसरा जो है वाटर है। दिस वाटर इज वीक लिगैंड, H2O जो है एक वीक लिगैंड है, लेकिन यह जो नाइट्रोसोनियम है ये तो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो होगा क्या कि यह जो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वह लिगैंड इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, इसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर देगा उसको। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे, क्योंकि सारे लिगैंड्स यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग केवल यह लिगैंड है। और यदि यह वाला लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो यही क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को जो है पीछे पेयर अप करेगा। मात्र एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, 4s का जाएगा 3d में। मतलब अब जो होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe+ इन FeH2O का होल 5 NO पर 2+। तो अब हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4, अभी बच जाएगा ऐसा। 4s का एक ऑर्बिटल हो गया खाली, 4p के 3 खाली और आगे 4d के भी रहेंगे ही, 5 का 5 खाली। और अब आसानी से जो है हो जाएगा। मान लो कि यहाँ नाइट्रोसोनियम है, बाकी सब में फिर क्या आ जाएंगे, H2O आ जाएंगे। तो यह भी एक्सेप्शनली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है या VBT। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें हम लोग तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वह यहाँ हो गया। शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। NO+ और बाकी सारे न्यूट्रल H2O। H2O में ऑक्सीजन जो है डोनर एटम होता है, हम लोग जानते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को सामने रखना है। इसलिए लिखने का तरीका देख रहे हो, OH2, तो इसको H2O ही पढ़ेंगे, H2O। ओवरऑल 2+ एंड अगेन द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का या जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ या फिर जो इसके शेप का एक्सप्लेनेशन हुआ,
नोट्स में सारी बातें जो है मेंशन्ड है, आप उसको ढंग से पढ़ोगे अच्छे से तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऐसे और कई एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, कई एग्जाम्पल्स, जैसे एक और लेकर के हम लोग चलें इसमें। ZnH2O का होल 6 पर 2+। मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्वेशन बोलता है कि यह जो है एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है। इट इज ए डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन। डायामैग्नेटिक होने का मतलब हुआ कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल आयन इसमें हो जाएगा क्या, Zn2+। अब जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। कन्फिग्रेशन की बात कर लें तो आर्गन 3d10 4s2। अब इसी पे यदि 2+ आ जाता है तो आर्गन 3d10 4s0, आगे 4p4d होंगे सभी। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Zn2+ इन द ग्राउंड स्टेट। तो इसके अनुसार आप वैलेंस शेल की बात कर लें 3d10 4s 4p 4d। या 3d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं कंप्लीटली फिल्ड हैं, फुल फिल्ड हैं, कोई अनपेयर नहीं होगा। आगे के ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब ओवरऑल कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा नहीं, मतलब यह डायामैग्नेटिक होगा। अब यही सारे ऑर्बिटल में लिगैंड्स अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, H2O सब में ऐसा ही, sp3d2। और वैसे भी यहाँ देखो जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका D10 कन्फिग्रेशन है, और शुरुआत में हम लोग लिखे थे कि D10 वाले हमेशा आउटर ऑर्बिटल होंगे, लिगैंड के नेचर पे यहाँ बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करने वाला है यह फैक्ट। शेप बनाओगे Zn2+ है, H2O, इधर भी H2O, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसमें भी आप देखोगे तो कई एग्जाम्पल्स नोट्स में हैं, उन एग्जाम्पल्स को ढंग से जो है आप कर लोगे प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल, ताकि आसानी से जो है कंसेप्ट समझ में आए। तो इस तरह से जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कॉम्प्लेक्सेस थे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें से बताया कि मेन है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल जिसमें इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। नोट्स को आप ऐसे ही एक बार पढ़ लोगे, कई एग्जाम्पल्स हैं उसको देखोगे, और फिर प्रैक्टिस के लिए भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। बस इतना सा बात याद रखना कि यह जो VVT है ना, वह शेप को एक्सप्लेन करता है इस मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के आधार पे, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट जो है हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब इतने सारे एग्जाम्पल्स जो है हमने किया है कि अब एक बेसिक सा आइडिया आ गया है कि हम लोग देख करके बतला देंगे कि वह कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 4 वाला है तो यदि या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है तो ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में इनर की आउटर, तो इसी के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखे ना, और कुछ पॉइंट लिखे थे शुरू में, उस आधार पे हम लोग जो है कैरेक्टराइज करेंगे कि यह किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। समझ गए बात को? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह, और कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। हो सकता है कि नहीं बोले कि इसका बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो, ऐसे पूछ दे कि किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल है, या बोल देगा कि यदि आउटर ऑर्बिटल है तो बताओ इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा या पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, जो नोट्स में है लिखा हुआ। तो उस आधार पे जो है हम लोग इसमें चलेंगे। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक नेचर को पूछ सकता है,
ऐसे। तो कैसे भी पूछे, यदि आप अच्छे से किए रहोगे ना इस बॉन्डिंग वाले टॉपिक को तो दिक्कत नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कहीं कहीं यह थ्योरी वर्क नहीं कर पाता है या कुछ पोस्टुलेट्स जो है बेमतलब का लगते हैं हम लोग को, तो वे क्या हैं उसको देखेंगे और उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।